नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दक्ष एजुकेशन लाइव पे। और हम फिर उपस्थित हैं 20 सवालों को लेकर, जो PYQ है, यानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, और इसको प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ इसके ऑप्शंस के साथ भी हम लोग सवाल क्रिएट करेंगे और उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य बनाया किसने, तो वो बनाया था हमारा चाणक्य। चाणक्य जो थे, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे। और उस समय सिकंदर का भारत में आक्रमण होने वाला था, और ये जाते हैं बात करने के लिए घनानंद से। किसे? घनानंद। ये नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। और घनानंद पूरे दिन पी के सेट रहता था, और ये किसी की सुनता ही नहीं था। जब ये जाते हैं बात करने के लिए चाणक्य, तो चाणक्य को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है घनानंद के द्वारा। उसके बाद जब ये बाहर निकलते हैं, तो घनानंद के नंद वंश को खत्म करने का ये प्रतिज्ञा लेते हैं। और उसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और बाद में घनानंद के साथ युद्ध होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य उसमें जीत जाता है। और उसके बाद मगध पे जो अगला शासक बना, वो बना चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। उसके बाद बिंदुसार की बात करें, ये दूसरा शासक बनता है। ये खुद को अमित्रघात कहता था। अमित्रघात, सवाल आपका पूछ दिया जाए अमित्रघात किसे किसे कहा जाता है, तो अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अशोक की बात करें, भाई साहब अशोक बहुत ही खतरनाक आदमी था। जब बिंदुसार राजा था, उस समय अशोक और इसका एक चचेरा भाई था, या सौतेला भाई कहें, उसका नाम था सुसीम। सुसीम था जम्मू कश्मीर में पोस्टेड, और जम्मू कश्मीर में हो जाता है दंगा। और उस दंगा को सुसीम शांत नहीं कर पाता है। इसके पिताजी भेजते हैं अशोक को, और अशोक जाता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर जाने के बाद दंगा को शांत कर देता है। पिताजी ने इनसे पूछा कि कैसे शांत किया, तो इन्होंने कहा कि सबको काट डाला गया है। मतलब ये काटने में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। आप देखेंगे कि जब कलिंग का युद्ध होता है, और कलिंग के युद्ध के बाद इसने धम्म की नीति को अपनाया, यानी बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ये आप देखेंगे कि बिल्कुल हथियार छोड़ दिया, और हथियार छोड़ने के कारण यहाँ पे आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो बनाया हुआ साम्राज्य था, वो बिखर जाता है। अशोक के बाद जितने भी शासक आए, वो सब के सब बौद्ध धर्म को अपनाए। क्या कहते थे कि हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, और अहिंसा के रास्ते पे चलने के कारण ये साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो आइए दूसरा सवाल हम लोग देखें। दूसरा है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? पहला ऑप्शन है आपको कुशीनगर, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है गया, और चौथा है लुम्बिनी। तो आपको बताना है। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सवाल ये पूछा जाता है कि बोध गया में किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे हुआ था। निरंजना, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर बात किया जाए कुशीनगर, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, निर्वाण। ठीक है। अगर बात करें सारनाथ, तो सारनाथ में इनका था प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया गया था। ठीक है। और लुम्बिनी में तो इनका जन्म ही होता है, जन्म। आपसे सवाल ये पूछ दिया जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग किए। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये पहला जो उपदेश है, वो देते हैं अपने दोस्तों को सारनाथ में जाकर के। ठीक है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है, यहां सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? वेरी गुड, बता चुके हैं पहले। मार्गदर्शक चाणक्य। ठीक है। अशोक के बारे में बता चुके हैं। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया था, राजदूत। ठीक है। और पूछा जाता है कि सब ये कौन सा बुक लिखा था, तो ये
इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, इंडिका। इंडिका में क्या वर्णन किया गया है? तो मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन को का वर्णन किया गया है। अच्छा, चाणक्य ने बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इतना बड़ा साम्राज्य, तो इतना बड़ा साम्राज्य को जानने का प्रयास किया मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज को बहुत इच्छा था कि जाकर के चाणक्य से बात करें। तो ये जाता है चाणक्य से बात करने के लिए। तो गंगा किनारे ये एक छोटे से झोपड़ी में रहा करते थे। जब ये झोपड़ी में जाते हैं तो एक लैंप जला करके, और चाणक्य बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे। तो इसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े साम्राज्य को बनाने के बाद ये छोटे से झोपड़ी में क्या कर रहे हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो वो जो लैंप छोटा सा था उसको भी बंद कर दिया जाता है। और ज्यादा जागरूकता बढ़ा इसका, मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? तो इन्होंने कहा कि अभी जो हम काम कर रहे थे वो राजकीय तेल का इस्तेमाल किया गया था, जबकि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो इस समय हम खुद का अपने पैसे से जो तेल होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया गया था। लेकिन अभी हम लोग देखें तो मुखिया जी आजकल क्या स्कॉर्पियो से चलते हैं, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा चाणक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध का पहला उपदेश कहां दिया गया था? बुद्ध का पहला उपदेश कहां दिया गया था? सारनाथ, ऑप्शन डी। कुशीनगर, कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। लुम्बिनी में तो पता ही है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। गांधी जी भारत सबसे पहले जो दक्षिण अफ्रीका से आए, वो बीच बीच में आते रहते थे। एक्चुअली हुआ यूं कि गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। और 1883 ईस्वी में इनकी शादी हो जाती है। और ये 1888 में पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। उसके बाद ये वापस 91 में आते हैं, 1891। ठीक है। बाद में सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी जाते हैं भारत से साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका, अब सवाल ये पूछा जाता है कब गए थे, तो 1893 में साउथ अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद बीच बीच में गांधी जी भारत आते रहते थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णतः भारत कब आए गांधी जी, तो ये आते हैं 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915। इसलिए आप देखेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1915 में कहां आ रहे हैं? भारत आते हैं। 1917 की बात करें तो यहां चंपारण आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। आंदोलन। गांधी जी का कैरियर कहां शुरू हो रहा है? 1917 चंपारण आंदोलन यानी बिहार से शुरू हो रहा है। और ये एक क्षेत्रीय आंदोलन था। अगर 1920 की बात करें तो ये असहयोग, नन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये अखिल भारतीय आंदोलन था, अखिल भारतीय। सवाल ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस क्यों लिया? तो ये चौरी चौरा 1922 में कांड हो जाता है, जहां पे 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया जाता है यहाँ के भीड़ के द्वारा। उसके बाद गांधी जी ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1930 की बात करें तो सविनय अवज्ञा शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पॉलिटी का सवाल है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आर्टिकल 124 के तहत अगर बात करें रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, क्या करता है? रिट, रिट जारी करता है। कौन सा आर्टिकल? 32 के अंतर्गत। कितने प्रकार के रिट? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है ये। सवाल आपसे पूछ दे कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो 226 हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है। संसद की बात करें, संसद बना किससे है? तो ये बना है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति।
सवाल ये पूछ दे कि ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है तो 79, पूछ दे कि लोकसभा कौन से आर्टिकल तो 81, अगर राज्यसभा की बात करें तो 80। आर्टिकल आपको याद रखना है। उसके बाद प्रेसिडेंट का आर्टिकल अगर पूछ दे तो 52, आर्टिकल 52। महाभियोग कब लगाया जाता है? महाभियोग कौन से आर्टिकल? महाभियोग 61 के अंतर्गत लगाया जाता है महाभियोग। महाभियोग की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी महाभियोग को शुरू किया जा सकता है, लेकिन वहां 1/4 एटलीस्ट 1/4 सदस्य जो है इसके सपोर्ट में हो, और लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 सदस्य इसको पारित करेंगे, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से मात्र 78 लोगों को लेकर के चलते हैं दांडी की तरफ, और कुल 240 मील, कितने? 240 मील की यात्रा ये तय करते हैं 1930 में चल के, और उसके बाद दांडी पहुंचते हैं। इन्होंने शुरुआत किया था 12 मार्च से, और ये पहुंच गए थे 6 अप्रैल को, और वहां पे नमक कानून को तोड़ा था, नमक बना करके, ये 1930 में। ठीक है, और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद है 1932। तो 1932 में अगर गांधी से संबंधित सवाल है तो गांधी से संबंधित है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किसके किसके बीच? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, 1927 की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट, 1927 की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1927 में बना था। 28 की अगर हम बात करें तो भारत आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, और इसी कैबिनेट मिशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जहां पे लाठी का प्रहार किया गया इन पे और इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद यहाँ जो गरम दल के नेता थे, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, ने बदला लिया और सैंडर्स की हत्या की थी। तो ये हमारा 1928। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, अब बता दें मौलिक अधिकार होता क्या है। जिसके बिना आप जी नहीं सकते, सबका सब मौलिक अधिकार है। ठीक है, और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें भाग 4 की, तो ये हमारा डीपीएसपी। ठीक है, अगर 2 की बात करें तो ये है हमारा नागरिकता। नागरिकता कहां से? तो आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया। ठीक है, डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 36 टू 51, यह है हमारा डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म पूछे तो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? यहां पर ट्रिक याद रखना है। पौधों में अगर बात करें भोजन का यानी फूड, ठीक है, अगर फूड की बात करते हैं तो ये हो जाता है फ्लोएम। ठीक है, अगर जल, वाटर की बात करें, जल, तो ज से जाइलम। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा तत्व जो है योगदान देता है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या 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 होता है? फोटोसिंथेसिस यानी इसको सनलाइट चाहिए। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट प्लस वाटर यानी पानी। पानी कहां से लेगा? जमीन से लेगा, यानी जड़ से लेगा, जाइलम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और ये मिलकर के फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद क्या बनाता है? ग्लूकोज। ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 4 साल, दूसरा है 5 साल, तीसरा है 6
और चौथा है आजीवन। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, 6 ईयर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये कितने दिनों का होता है? 6 वर्ष का। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं मैक्सिमम राज्यसभा, तो ये मैक्सिमम होता है 250। ठीक है, इसका जो इलेक्शन होता है ये प्रत्येक 2 वर्ष पे, कितने 2 वर्ष पे होता है, जिसमें 1/3 सदस्य इस्तीफा देते हैं और उसका फिर इलेक्शन होता है। अगर 5 वर्ष की बात करें तो ये होता है लोकसभा। ठीक है, आजीवन तो होगा नहीं। ठीक है, सवाल ये पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो ये आजीवन हो सकता है। मगर अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो ये होता है हमारा 6 वर्षों का, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? सभापति ये होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। सवाल ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उनका जगह कौन लेगा? उपराष्ट्रपति। संयोग बस उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन लेगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होता है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। पूछा जाए कहां से, तो बीटा सेल्स। बीटा सेल से ये निकलता है। किस चीज को नियंत्रित करता है? तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज। हमारे पास इतने इंसुलिन होते हैं कि हम लोग 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन क्या है, हमारी खान पान की वजह से हमारा जो लीवर है वो फैटी हो जाता है, यानी उस पर क्या फैट जमा हो जाता है, और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो क्या करता है, ये इंसुलिन लेता है किससे? पैनक्रियाज से। और जितना ज़्यादा फैटी लीवर होगा इंसुलिन उतना वो एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और हमको एक बीमारी होता है, बहुत प्यारा सा बीमारी होता है जिसको बोलते हैं शुगर, है ना। तो ये शुगर का बीमारी हो जाता है। ठीक है, थायराइड, ये तितली के आकार का होता है। कौन सा? तितली। कहाँ होता है? गले में। थायरॉक्सिन रिलीज करता है। देखते हैं थायराइड की बीमारी में क्या होता है, या तो हम बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। ये होता है थायरॉक्सिन के कारण, थायराइड ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में वित्त विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। वित्त विधेयक यानी मनी बिल की बात करें, मनी बिल, ये आर्टिकल 110 में बताया गया है। अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के 3 आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो है हमारा 352, 352, 356 और 360। ये है हमारा राष्ट्रीय आपात, आपात। ये है हमारा राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन, आपात। ये है वित्तीय आपात, आपात। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 352 कितने बार लागू किया गया है, तो ये 3 बार लागू किया गया है। एक किया गया है 1962, एक है 1971 और एक है 1975। राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था 1951 में। कहां? पंजाब। ठीक है, वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। ठीक है, सवाल ये भी पूछा था गति का नियम किसने दिया? गति का नियम ये भी दिया था न्यूटन ने। ठीक है, और आपसे पूछे कि स्मॉल जी, है ना, स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? तो स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
उसके बाद अगर गैलीलियो की बात करें तो जड़त्व का सिद्धांत, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। जड़त्व होता क्या है? जड़त्व का मतलब होता है कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, या मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करता है। कब तक? जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। ठीक है, जैसे हम लोग अगर दौड़ना शुरू करें तो कंटिन्यू दौड़ते ही रहेंगे, और उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम कौन करता है रोकने का काम? तो वो करता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, केपलर ने ग्रह की गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आइंस्टाइन की बात करें तो आइंस्टाइन क्या दिया था? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्ट है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो बताइएगा बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? ये हमारा है राजस्थान। ठीक है, यानी क्षेत्रफल में कौन है सबसे बड़ा? राजस्थान। अगर आपसे पूछे जनसंख्या में कौन है तो जनसंख्या यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा किसका है, तो अपना बिहार। घनत्व बिहार का कितना है? 1106 लोग हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे कम जनसंख्या हमारा सिक्किम। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। घनत्व अरुणाचल कितना है? 17 लोग रहते हैं बस। 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, कितना? मात्र 17 लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है? ठीक है, तो ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है। कितने प्रकार का रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार का रीट जारी करता है ये, 5 प्रकार का। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए अनुच्छेद 226, तो ये हाई कोर्ट करता है रीट जारी। ठीक है, ये भी 5 प्रकार का करता है हाई कोर्ट। अगर आप फंडामेंटल राइट, सपोज आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आप कौन से आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो ये भी हमारा होता है 32। ठीक है, अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं तो 226 के अंतर्गत जाएंगे। 124 की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन है। उसके बाद अगर बात करें 368, तो यह संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो 368 में वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो बताना है कौन है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या सुभाष चंद्र बोस? तो जन गण मन ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। 1911 में जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी आती है भारत। ठीक है, उनके स्वागत में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। और 1911 का जो अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, उस कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन गाया था। बहुत ज्यादा खुश हुआ जॉर्ज पंचम, और उस समय वो नोबेल पुरस्कार जो होता है, नोबेल पुरस्कार, उसके कमेटी का सदस्य था। और वो खुश होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर को देना चाहता था नोबेल प्राइज, बट किसी एक पोएम के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो इसको मिलता है गीतांजलि के लिए, इनको मिला गीतांजलि। इनका पुस्तक का नाम था गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार। कब मिला? 1913 में। 1913 में मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात की जाए तो इन्होंने लिखा था वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है, कब लिखा था? 1876। ठीक है, लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि वंदे मातरम गाया कब गया था? तो ये गाया गया था 1896 के अधिवेशन में, 96। ठीक है, ये भी कलकत्ता में हो रहा था। कलकत्ता। आपसे पूछ दे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। रहीमतुल्लाह सयानी। सवाल ये पूछ दे कि ये कहां से लिया गया है वंदे मातरम, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद
मठ, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये आजाद हिंद फौज का भी गठन किया था इन्होंने, आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है किस वर्ष हुई थी। तो ये हुआ था हमारा 1951 में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को ही 2015 में पंचवर्षीय योजना को ही नया नाम दिया गया, जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया था। अगर 1947 की बात करें तो 15 अगस्त 1947 आपको पता होगा, बहुत आसान है। देश हमारा क्या हो गया, आजाद हो गया। ठीक है, 1950 की बात करें तो ये गणतंत्र हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ, संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू किया गया था। 55 की बात करें, 1955 नागरिकता अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, अगर बात करें इसको कब अपनाया गया था, तो 1950 में अपनाया गया था। अच्छा, सवाल ये पूछा जाता है कि जनगण मन अधिनायक जय है, बंदे ये जो है जनगण मन अधिनायक जय राष्ट्रगान, यानी राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ध्यान रखना है, नहीं दिया जाता है। ठीक है, यह शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन विज्ञान इसमें भी दिया जाता है, साहित्य में भी दिया जाता है, बट अंतरिक्ष में यह नहीं दिया जाता है। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें, नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत 1901 में होता है। ठीक है, नाम क्या था इनका? अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने क्या किया? डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट का आविष्कार किया था। 1901 से इसको शुरू किया गया था। इनकी मौत के 5 साल बाद 1901 से इसको शुरुआत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यही बताना है आपको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेरा सुचिता कृपलानी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। इंदिरा गांधी की बात करें तो क्या है? फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी 1966 में बनती है। ठीक है, तो ये हमारा 20वां क्वेश्चन है। तो हम लोग आज भर इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।